इंडिया जो दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है। IMF, वर्ल्ड बैंक भी हमको यही बताते हैं और फ्यूचर प्रोजेक्शन के हिसाब से भी इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी बनी रहेगी। सुन के अच्छा लगता है, राइट? बट क्या सच में इंडिया ग्रो कर रहा है? 7.1, 8.2, 9.1 ये सब GDP ग्रोथ के नंबर आप सुनते होंगे, बट क्या सच में ये भारत के रियल ग्रोथ को दिखाते हैं? ये वीडियो गुजरात की है, जहाँ पे एक होटल में सिर्फ 40 लोगों की रिक्वायरमेंट थी और इंटरव्यू देने के लिए 800 लोग आ गए थे। इतनी ज्यादा भीड़ कंपनी ने भी उम्मीद नहीं की थी। हालात स्टैम्पेड जैसे हो गए थे। एक और ऐसी ही सिचुएशन मुंबई में भी क्रिएट हुई थी, जहाँ पे एयरपोर्ट लोडर की जॉब के लिए 25,000 लोग इकट्ठा हो गए थे, जबकि रिक्वायरमेंट सिर्फ 600 की थी। बाय द वे, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ये सभी न्यूज उसी देश की है जो दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो होने वाली मेजर इकोनॉमी है। 2019 में लोकसभा इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट लीक हुई थी, जिसमें यह कहा गया था कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा हाई है पिछले 45 सालों में। इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट ने खुद इस रिपोर्ट को कंफर्म किया, लेकिन दबी जुबान में। यहाँ आपका सवाल होगा कि आखिर ये कैसी ग्रोथ है जहाँ पे लोगों के पास जॉब्स नहीं है? क्या इंडिया के केस में बढ़ती ग्रोथ और क्रिएटिंग जॉब में कोई रिलेशन है या नहीं? भारतीय सरकार GDP नंबर के आड़ में आप लोगों से बहुत कुछ छुपाती है। यह है भारत की GDP में एग्रीकल्चर का शेयर 17.7% है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का शेयर 27.6% है और सर्विस सेक्टर का शेयर 54.7% है। और यह है भारत का वर्कफोर्स। एग्रीकल्चर सेक्टर जिसका इंडिया की इकोनॉमी में योगदान 17.7% है, वहाँ 45% लोग एम्प्लॉयड है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसका शेयर 27.6% है, वहाँ पे 25 से 27% लोग एम्प्लॉयड है। वही सर्विस सेक्टर जिसका शेयर GDP में 54.7% है, वहाँ पे सिर्फ 29% लोग ही एम्प्लॉयड है। आज भले ही ये बोला जाए कि इंडिया एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी नहीं रहा, लेकिन इंडिया का ऑलमोस्ट आधा वर्क फोर्स इसी सेक्टर में एम्प्लॉयड है और ये इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 1991 में भारत की इकोनॉमी में 35% योगदान आता था एग्रीकल्चर सेक्टर से, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर में बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को मिली, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर का शेयर तो कम हुआ है, लेकिन हम एम्प्लॉयमेंट का शेयर कम नहीं कर पाए। जैसा कि हमने डेटा से समझा, आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे ज्यादा वर्कफोर्स काम करती है इंडिया की। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई तो देश के सामने एक ग्रैंड विजन प्रेजेंट किया गया, एक सपना दिखाया गया कि इंडिया अगले 10 सालों में कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्म होने वाला है। बेसिकली हमें ड्रीम सेल किए गए वोट के बदले, और एज ए इंडियन हम सब ने इस ड्रीम को परचेज किया एक बेटर फ्यूचर की उम्मीद में। लेकिन उसका रिजल्ट भी हमें देखना होगा कि जो सपने हमें बेचे गए थे उसकी आज मार्केट में वैल्यू कितनी है। ये इंडिया की GDP में इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर का शेयर है 2014 से लेकर अब तक। आप यहाँ सिंपली देख सकते हैं कि 2014 से लेकर अब तक इस डेटा में सिर्फ माइनर चेंज आया है। क्या यही प्रॉमिस किया गया था हमें? बट स्टोरी सिर्फ इतनी से नहीं है। अगर हम थोड़ा और डीप में जाएंगे तो हम मेन प्रॉब्लम के थोड़ा और क्लोज आएंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो कई सारे सेक्टर से मिलकर बनता है, जैसे माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। यहाँ हमारा फोकस होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, जिसका योगदान इंडिया की GDP में आज के टाइम सिर्फ 12.8% है। 2014 देश में एक बड़ा चेंज आता है जब देश के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर बनते ही कुछ ही मंथ के अंदर सितंबर 2014 को एक ऐसा इनिशिएटिव लॉन्च करते हैं जो इंडिया की किस्मत चेंज करने वाला था। मीडिया से लेकर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स तक सबने इस इनिशिएटिव की बहुत ज्यादा हाइप बनाई और इससे इंडियंस के अंदर भी एक प्राउड की भावना आई, इंक्लूडिंग मी। ये था मेक इन इंडिया, Make in India or Made in India. The Make in India initiative, what do you think? What has happened? Has it happened the way you wanted? Should we do more? Make in India. मेक इन इंडिया एक ऐसा इनिशिएटिव था जिसको लॉन्च किया गया था बड़ी उम्मीद के साथ, ताकि इंडिया एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन जाए और जो इंडिया की निर्भरता है चाइना पे वो कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए। और सबसे बड़ी बात, इससे करोड़ों जॉब क्रिएट होते जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट थी और इसी के बेस पे यह सरकार पावर में आई थी। इसके लॉन्च के टाइम भारतीय सरकार ने टारगेट क्या रखे थे उसको भी जान लेते हैं।
गवर्नमेंट 2022 तक जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का शेयर 16% से बढ़ाकर 25% तक कर देगी। इससे इंडिया में 10 करोड़ जॉब क्रिएट होंगे, यानी 1 करोड़ से ज्यादा जॉब हर साल। इसको सुन के आप सभी को वो हर साल 2 करोड़ जॉब देने वाला प्रॉमिस याद आ गया होगा। वेल, अब तो इस पे बात भी नहीं होती। और सैड बात तो ये है कि लोगों को इससे फर्क भी नहीं पड़ता। जब 2022 आया तो गवर्नमेंट ने इस टारगेट को 2025 तक शिफ्ट कर दिया। इसका रीजन क्या था? कोविड। यानी कोविड ने एक तरह से गवर्नमेंट को शील्ड प्रोवाइड की। बट मेक इन इंडिया की आज के टाइम रियलिटी क्या है? अब गवर्नमेंट ने अपना टारगेट गोल आगे क्यों बढ़ाया? इसके पीछे की असली वजह क्या है उसको हम डेटा के जरिए समझते हैं। 2014 में जब मोदी पावर में आए तो उस टाइम जो इंडिया की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर था वो 15 से 16% के अराउंड था। ये शेयर डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़ के गए थे। अब यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग के शेयर को इंक्रीज करना था नई सरकार को। बट आज के टाइम सरकार का डेटा ही हमें बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग का शेयर बढ़ने के बजाय घटा है। ये शेयर हर साल लगातार घट रहा है। इसका मतलब न सिर्फ मेक इन इंडिया फेल हुआ, बल्कि हम उस ग्रोथ और शेयर को मेंटेन भी नहीं कर पाए जो पिछली सरकार छोड़ के गई थी। जबकि हमें ये विजन दिखाया गया था कि इस शेयर को 16% से बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का फेल होने का नतीजा यही है कि इंडिया नए और स्किल्ड जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहा है। आज के टाइम भारत के टोटल वर्क फोर्स में से सिर्फ 11.4% ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करता है। दिसंबर 2021 को पार्लियामेंट में सरकार ने एक ऐसी रिपोर्ट देश के सामने रखी जिसने इस सरकार की पॉलिसी के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा किया। इस रिपोर्ट से यह पता चला कि 2014 से लेकर नवंबर 2021 तक 2783 बाहर की कंपनियां इंडिया से अपने ऑपरेशंस खत्म करके जा चुकी हैं। अगर हम ये मान के चले कि हर एक कंपनी 100 लोगों को जॉब प्रोवाइड करती थी तो 2783 कंपनियों के जाने के बाद 2,78,300 जॉब्स गई। ये एक बड़ा नंबर है। वेल, अगर मैं यहाँ ये बोलूं कि मेक इन इंडिया पूरी तरह से फेल्ड इनिशिएटिव है तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट होगा। मेक इन इंडिया से कुछ पॉजिटिव चीजें हुई हैं जिसको सभी अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ऐसी पॉजिटिव चीजों का प्रचार तो खुद सरकार के लोग और सो कॉल्ड मीडिया तो करती है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को एक बड़े आइसबर्ग की तरह समझिए जिसका ऊपरी हिस्सा सक्सेस को दर्शाता है, जिसकी बात सभी करते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा जो फेलियर को दर्शाता है वो हमारी नजरों से छुपा हुआ है जिसको सरकार छुपाती है। कोविड-19 के बाद भारत के पास एक बहुत अच्छा मौका था मेक इन इंडिया को कुछ हद तक सक्सेस बनाने का, लेकिन इंडिया इसको सही से कैपिटलाइज नहीं कर पाया। आज के टाइम चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। लगभग दुनिया भर की इकोनॉमी कहीं न कहीं चाइना की इस बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंजन पर निर्भर करती है और इस निर्भरता का एक नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला कोविड-19 के टाइम, जब चाइना की जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग इंजन यानी चाइना पूरी तरह से बंद हो गया था, जिसकी वजह से दुनिया भर की मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की भारी कमी देखने को मिली। खास करके इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की सप्लाई चेन ऑलमोस्ट रुक सी गई थी। इस सिचुएशन के बाद जो भी अमेरिकन और कुछ यूरोपियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां थी उनको अपनी अपनी सरकार की तरफ से ये डायरेक्शन मिलने लगे कि चाइना से अपनी निर्भरता खत्म करो। इसमें एक बड़ा फैक्टर चाइना और वेस्ट के बीच बिगड़ते रिश्तों का भी है। खास करके यूएसए के साथ बढ़ रही टेंशन एक बड़ी वजह थी। इसके बाद इन सभी कंपनियों ने चाइना प्लस पॉलिसी को अपनाना चालू किया। इस पॉलिसी के अंडर चाइना से ये सभी कंपनियां धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को निकाल के दूसरे देशों में डाइवर्ट करेंगी ताकि किसी एक देश पे इतनी ज्यादा निर्भरता न रहे। जब ये पॉलिसी बनाई इन कंपनियों ने तो इसके बाद इंडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई, स्पेशली इंडिया के पास। इंडिया एक बड़ा मार्केट था। हम चाइना को अपना असली राइवल मान के बैठे थे, जबकि हमारा असली राइवल तो कोई और था। मेक इन इंडिया पॉलिसी की वजह से और भारत का जो मार्केट साइज है उसको देखकर भारतीय सरकार को ये लगने लगा कि ये कंपनियां चाइना से बाहर निकलेंगी और सीधा इंडिया आएंगी और जो थोड़ी बहुत कंपनियां होंगी, 1 या 2 कंपनियां, वो इन छोटे देशों में चली जाएंगी जैसे वियतनाम, थाईलैंड या फिर इंडोनेशिया। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। हम यहाँ किस्मत और अपनी आबादी के साइज के भरोसे थे, लेकिन बाजी मार गए वियतनाम, थाईलैंड जैसे देश। खास करके वियतनाम। इंडिया में इन्वेस्टमेंट तो आया लेकिन जैसी उम्मीद थी उससे बहुत कम। अगर चाइना से निकलकर एप्पल के फोन इंडिया में बनने लगे हैं तो ये वियतनाम में भी बन रहे हैं। आज के टाइम इंडिया से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग वियतनाम कर रहा है। आज भले ही नोएडा में दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मौजूद है जिसको सैमसंग ने बिल्ड किया है, लेकिन सैमसंग अपने टोटल स्मार्टफोन का आधा प्रोडक्शन वियतनाम
वियतनाम में करता है। वेल, चाइना प्लस पॉलिसी का इंडिया फायदा क्यों नहीं उठा पाया? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह बताई जाती है हमारी सही पॉलिसी का न होना। जो ऑफर, जो इंसेंटिव, जो इंफ्रास्ट्रक्चर और टैक्स बेनिफिट वियतनाम ने दिए वो इंडिया नहीं दे पाया। भारत की पॉलिसी कहीं से भी स्टेबल नहीं लगती। इंडिया की जो पॉलिसी है अभी के टाइम, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में ऑफेंसिव की बजाय डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेल रहा है। अभी तक हमारी कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं रही है। जनवरी 2024 को यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक गारसेटी ने अपने स्टेटमेंट में ये बोला कि भारत को अपने इकोनॉमी में और ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करने होंगे, नहीं तो भारत ऐसे ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लूज करता रहेगा। इफ यू टैक्स इनपुट्स यू आर टैक्सिंग योर आउटपुट्स। पता नहीं आप इसको कोइंसिडेंस बोलेंगे या फिर सरकार यूएस की बात सुन रही थी। इस स्टेटमेंट के बाद भारतीय सरकार ने कुछ कंपोनेंट्स पे टैरिफ को 15% से घटाकर 10% कर दिया। यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली है और मेरे ख्याल से इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यह है रेगुलेटरी सिस्टम। भारत का रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अभी भी कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू वियतनाम एंड थाईलैंड। तो कोई कंपनी क्यों आना चाहेगी एक ऐसे देश में जहाँ पे सरकार की पॉलिसी चेंज होती रहती है और जहाँ पे इतने सारे पेपर वर्क करने पड़े अपने प्लांट को सेटअप करने के लिए। जो बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास ज्यादा कैपिटल है उनके लिए शायद उतना मुश्किल न हो क्योंकि इंडिया एक बड़ी मार्केट है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनियां हैं वो कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचती हैं। बाय द वे, अगर आपको लगता होगा कि भारत में लेबर कॉस्ट कम है और ये एक एडवांटेज है भारत के पास, तो ये एक बड़ी गलतफहमी है। ये है थाईलैंड का पर कैपिटा इनकम $8,000 के लगभग। ये है वियतनाम का पर कैपिटा इनकम $4,000 के लगभग और ये है भारत का पर कैपिटा इनकम $2,800 के लगभग। वियतनाम का पर कैपिटा इनकम भारत से ऑलमोस्ट 2 गुना है, लेकिन लेबर कॉस्ट भारत और वियतनाम में ऑलमोस्ट एक समान देखने को मिलेगा। तो जो मैंने कहा था कि हमने चाइना को अपना असली राइवल समझा था, जबकि असली राइवल तो कोई और है और वो कोई और है वियतनाम। जो चीज वियतनाम को सबसे ज्यादा एडवांटेजेस बनाती है इंडिया के मुकाबले, वो है लेबर्स की प्रोडक्टिविटी। वियतनाम, थाईलैंड जैसे देशों के लेबर्स इंडिया के मुकाबले ज्यादा प्रोडक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। स्किल्ड लेबर के साथ इतनी कम वेज, इससे अच्छा और क्या चाहिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। वेल, आपने प्रॉब्लम जान ली तो आपका सवाल होगा कि अब इंडिया के लिए सॉल्यूशन क्या है। देखो, अगर बीमारी का इलाज करना है तो सबसे पहले सरकार को एक्नॉलेज करना होगा कि कोई बीमारी है, फिर उस बीमारी का इलाज करना होगा अच्छे डॉक्टर से। तो क्या आज के टाइम इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई इकोनॉमी का डॉक्टर है या फिर मोदी गवर्नमेंट इकोनॉमी को सीरियस ही नहीं लेती? क्योंकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। आज के टाइम भारत की इकोनॉमिक कंडीशन कुछ ऐसी है कि आप जितने पढ़े लिखे होंगे आपको जॉब मिलने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के ग्रेजुएटेड यूथ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 29.1% है, जबकि जो कम पढ़े लिखे हैं उनमें अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.4% है। जो कम पढ़ा लिखा यूथ है जिसके पास उतनी ज्यादा एजुकेशन नहीं है वो तो कहीं पे भी जॉब कर लेगा, इवन कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो जाएंगे, भले ही उनकी इनकम 10 से 15,000 हो, क्योंकि उनको पता है उनके पास एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, तो वो इससे ज्यादा उम्मीद भी नहीं कर सकते। लेकिन जो एजुकेटेड यूथ है जिनके पास डिग्री है उनको तो एक हाई इनकम वाली जॉब चाहिए और उनका ये हक है, इसीलिए तो उन्होंने अपने पढ़ाई पे इन्वेस्ट किया। बट ये सैडली कहना पड़ेगा कि मोस्टली एजुकेटेड यूथ को सिर्फ निराशा हाथ लगती है और इसी की वजह से हमें ये नजारे देखने को मिलते हैं जहाँ सफाई कर्मचारी बनने के लिए डिग्री के साथ लोग आते हैं। आपको जान के शायद हैरानी होगी कि इंडिया में अगर आप 25,000 रुपए या फिर उससे ज्यादा कमाते हैं तो आप इंडिया के टॉप 10% में आओगे। अभी के टाइम सर्विस सेक्टर ही है जहां एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। लेकिन जिस तरह से एआई का यूज बढ़ रहा है उससे ये माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में सर्विस सेक्टर से भी कई सारी जॉब्स क्रिएट होना बंद हो जाएंगी। तो जैसा कि मैंने कहा, गवर्नमेंट को जल्द से जल्द पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि कोई प्रॉब्लम है, एक अच्छी टीम बनानी होगी ताकि वो अच्छे रिसर्च के साथ, डेटा के साथ एक अच्छी पॉलिसी बनाए और फिर उसको सही से इम्प्लीमेंट कर पाए। मेक इन इंडिया की तरह स्किल्ड इंडिया का भी कुछ पता नहीं है। जो स्कूली बच्चे हैं उनको अलग अलग फील्ड में स्किल्ड बनाने के लिए एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने होंगे। इसका इम्प्लीमेंट तभी हो पाएगा जब एजुकेशन का बजट बढ़ाया जाएगा। टैक्स रिफॉर्म करने होंगे और रेगुलेटरी सिस्टम को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा ताकि इंडिया वियतनाम और थाईलैंड जैसे देशों से कम्पीट कर पाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। मोदी सरकार अपने तीसरे टर्म में आ चुकी है। क्या यह रिफॉर्म ये सरकार कर पाएगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इस सरकार ने प्रॉब्लम को एक्नॉलेज भी किया है। 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था उसके अनुसार लगभग 80 लाख नॉन फार्मिंग जॉब क्रिएट करने होंगे हर साल 2030 तक, ताकि देश की ग्रोइंग वर्क फोर्स की डिमांड पूरी हो पाए। क्या ये हो पाएगा? ये एक बड़ा सवाल है।